क्या लगा था नहीं आएंगे, गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो सब खैरियत। चलिए, भारत के यवन साम्राज्य के इस क्लास में आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत में जो यवन साम्राज्य का विस्तार हुआ। यवन साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं शक, पहलव, कुषाण और हिंद यूनान। ठीक है, तो इन सभी राजाओं के बारे में जो महत्वपूर्ण राजा है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सब हम आज करेंगे। इससे पहले हम लोग चलते हैं आज की कोटेशन की ओर, जो आप लोगों को पूरी दिन भर ऊर्जावान बनाए रखेगा कि ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है ज़िंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। एक और कोटेशन है, देखिए, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए गुणगान नहीं होता, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। तो आइए आज हम लोग खुद को तराशने का काम करेंगे, खुद को एक अच्छे मूर्ति बनाने की कोशिश करेंगे। इस कड़ी में आज हम जानेंगे भारत के यवन साम्राज्य। यवन साम्राज्य में पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत पर हुए यवन आक्रमणकारियों का क्रम क्या है, मतलब सबसे पहले कौन आया? शक पहले आया, या फिर पहलव पहले आया, या कुषाण पहले आया, या यूनान, हिंद यूनान पहले आया? ठीक है, तो यवन यूनान, ठीक है, ये एक ही शब्द है लगभग, ठीक है, लेकिन जो सबसे पहले आया उसका नाम हिंद यूनान था। आपका आंसर हो जाएगा हिंद यूनान ही सबसे पहले आए, फिर शक आए, फिर पहलव आए, फिर कुषाण आए। हिंद यूनान के बारे में भी पढ़ेंगे, शक के भी बारे में पढ़ेंगे, पहलव जिसे पार्थियन भी कहा जाता है या पार्थियाई भी कहा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और कुषाण के बारे में पढ़ेंगे। इन सारे राजाओं पे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो सारे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर करने से पहले थोड़ा सा हम लोग इतिहास में झांक के देखें तो लगभग 1 लाख ईस्वी पूर्व हम लोगों के पूर्वज यानी कि होमो सेपियंस का साक्ष्य मिलता है। वो लोग जब आया तो जंगलों में रहते थे, उन लोगों को पता नहीं था सोसाइटी क्या होता है, समाज क्या होता है, अलग अलग सारे लोग अलग रहते थे। एक बार धरती पे आ गया, जन्म ले लिया तो माँ कहीं बेटा कहीं, जैसे लाइक एनिमल, उन लोगों के पास सेंस नहीं था। धीरे धीरे आया प्राचीन काल। ठीक है, प्राचीन काल में भी 2-3 काल हुए हैं, जैसे मध्य पाषाण काल, मतलब पाषाण काल आ गया, पत्थरों में रहने लगे लोग। पहले जंगलों में रहते थे, धीरे धीरे पत्थरों में आ गए लोग, पहाड़ियों पे रहता था, क्योंकि जंगलों में पशु उसे परेशान करने लगे, मार देते थे, खत्म कर देते थे। जब उसके अंदर चेतना आया कि नहीं, जान को खुद से बचाना है, तो वो लोग पत्थरों में आ गए। तो पाषाण काल हम लोगों को पढ़ना होता है। पाषाण काल के बाद और हम लोग जैसा जो आदमी आया, जो अभी जो आधुनिक आदमी आया, वो हड़प्पा सभ्यता में हम लोग को देखने को मिलता है। एक उत्कृष्ट सभ्यता है, बहुत अच्छी सभ्यता है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपना शहर बनाया, नलियों को बनाया, सड़कों को बनाया। एक वीडियो है डाले हुए हैं, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो वो लोग अच्छे आदमी थे, मतलब लगभग खुद को जान चुके थे कि कैसे देश जो है वो चलता है, कैसे समाज चलता है। ऐसे में वहाँ पे एक बाढ़ या भूकंप आया, मतलब लोग अंदाजा लगाते हैं वहाँ के लोग बचे नहीं, तो वो भी सभ्यता समाप्त हो गई। वो सभ्यता थी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है, यानी कि 0 AD होने से 2500 साल पहले, ठीक है, यानी कि 2500 साल पहले वो लोग हड़प्पा सभ्यता का अवशेष मिलता है, जिससे पता चलता है। कार्बन 14 पद्धति लगाई लोगों ने और पता किया कि ये लोग कितने साल पहले यहाँ पे थे। ठीक है, दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल वगैरह ने मिलकर खोजा था, वो सारी चीज़ें पता लगाया हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो वीडियो में सारा चीज़ बताया गया है, आप लोग जाके देख लें। उसके बाद जब हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई तो सभ्यता जो है वो फिर से एक बार 0 की ओर चला गया। फिर लोग जो है सो जंगल में ही कुछ लोग रहते थे, जो हड़प्पा से अलग रहते थे वो जंगल में ही रहते थे। तो जंगल से धीरे धीरे उन लोगों ने भी देखा कि पशु लोग हमें हमला कर रहे हैं, हम पर, हमारे बच्चों को मार दे रहे हैं, लोगों की क्षति कर रहा है, हमारा संपत्ति विनाश कर रहा है। तो वो लोग क्या करने लगे, एक अपना सराउंडिंग में रहने लगे, मिलजुल कर रहने लगे, कबीला बनाने लगा। और जब कबीला में लोग रहने लगे तो धीरे धीरे जनपद का विकास हुआ। फिर हमने बताया था कि 16 जनपद का उदय हुआ, उसमें से मगध जनपद एक सबसे अच्छे जनपद हुए, और मगध में एक वंश हुआ, नंद वंश। ठीक है, और उसका नंद वंश का सबसे अंतिम शासक था वो महापद्म नंद था। पद्म नंद ने नंद वंश का ये स्थापना किया, और घनानंद उसका अंतिम शासक था। घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपना मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। मौर्य साम्राज्य के ही समय या घनानंद के ही समय सिकंदर यूनान से आया था, यानी कि उस समय यूनान में लोग रहने लगे थे, अच्छे फील्ड बना लिया था, जैसे सिकंदर जिसको बोलते हैं। सिकंदर विश्व युद्ध
यानी कि पूरा दुनिया को जीतने के लिए आया था भारत में। तो घनानंद जो है वो उसके राज्य में आया था और घनानंद की सेना देखकर शायद सिकंदर की सेना हार गई। अंदाजा लगाया जाता है युद्ध नहीं हो पाया था घनानंद और सिकंदर के बीच, क्योंकि झेलम नदी को पार ही नहीं कर पाया उसकी सेना ने, क्योंकि उस समय वो लोग थक चुके थे, उतना दूर मध्य एशिया यूनान से आया हुआ था। तो सेना लोग धीरे धीरे मतलब अपने आप को संकुचित कर रहा था, लड़ने का मनसा नहीं था उन लोगों को। तो सिकंदर देखा कि सेना लड़ना नहीं चाह रहा और झेलम नदी में उसी समय बाढ़ आया हुआ था, तो बहुत सारे सेना मारे गए, झेलम नदी को पार नहीं कर पाए। तो झेलम नदी के उस पार जितने भी राज्य जीते थे उन्होंने वो अपने एक सेनापति को देकर और वापस चला गया। ठीक है, अपने सेनापति को वापस देकर चला गया और सिकंदर वापस चला गया। और मौर्य साम्राज्य का तब तक उदय हो रहा था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा दिया था और मौर्य समाज की स्थापना किया। मौर्य के बाद मौर्य जब खत्म होने लगा तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो है शुंग वंश की स्थापना हुआ, फिर कर्ण वंश की स्थापना हुआ, सातवाहन लोग आए। सातवाहन का राज्य धीरे धीरे कमजोर हो रहा था और विदेशी आक्रमणकारी जैसे भारत पर यवन आक्रमणकारी पुनः आए। ठीक है, और उनमें से ये सब आक्रमणकारी लोग हैं शक, पहलव, कुषाण। ठीक है, तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ये लोग कहाँ राज किए, कितने दिनों तक राज किया और उनकी विशेषता क्या थी उनके राज करने की। तो उसका क्रम है, यवन आक्रमणकारियों का पहले हिंद यूनान आए, ठीक है, फिर पहलव, फिर शक, फिर कुषाण। तो ये था। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। बैक्ट्रिया के किस शासक ने 190 ईस्वी पूर्व भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध पर अधिकार कर लिया? ये 190 ईस्वी पूर्व की बात है कि बैक्ट्रिया का एक शासक था जिन्होंने अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध, बता दें कि मौर्य साम्राज्य का जो शासन काल था उसमें उन्होंने इतना क्षेत्र विस्तार किया कि अफगानिस्तान तक अपना भारत का साम्राज्य था। ठीक है, हिंदू कुश पर्वत तक। फिर धीरे धीरे जो है कमजोर राजा हुए तो अपनी क्षेत्र को बरकरार नहीं रख पाए, तो छोटे छोटे राजा लोग खुद को स्वतंत्र कर लेते थे और छोटा छोटा राज्य बनाता था। तो उन छोटे राज्यों को बैक्ट्रिया के एक शासक थे जिन्होंने जीत लिया। ठीक है, और अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध पर अधिकार कर लिया। वो राजा कौन था? ऑप्शन 1 है एंटियोकस फर्स्ट, दूसरा है डियोडोटस फर्स्ट, तीसरा है डेमिट्रियस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा डेमिट्रियस। डेमिट्रियस ने जो है वो अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध पर अधिकार कर लिया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, यवन शासक मिनांडर का जो प्रश्न है और नागसेन के उत्तर एक पुस्तक में संकलित है, उस पुस्तक का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नागसेन उनके दरबार के एक कवि था, मिनांडर एक यवन शासक था। ठीक है, तो उनके दरबार में नागसेन रहते थे, तो मिनांडर क्वेश्चन करते थे और नागसेन उसका जवाब देते थे। और इसी को संकलित करके, यही सारा क्वेश्चन और आंसर को संकलित करके नागसेन ने एक बुक लिखा। ठीक है, उसका नाम क्या है? मिलिंद प्रश्न, मिलिंद पन्हो, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा मिलिंद पन्हो। ठीक है, मिलिंद पन्हो नाम का पुस्तक किसने लिखा? तो नागसेन ने लिखा। क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें क्या है, तो मिनांडर और नागसेन के क्वेश्चन आंसर हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? सबसे पहले जो है वो सोने के सिक्के भारत में किसने चलाए? हिंद यूनानी ने, पहलव ने, कुषाण ने, इनमें से कोई नहीं। तो हिंद यूनानियों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, तो हिंद यूनानियों ने चलाए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये इसका आंसर हो जाएगा हिंद यूनानियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलेनिक्स आर्ट का उदाहरण भारत के किस कला में मिलता है? हेलेनिक्स आर्ट जो है उसका उदाहरण किस कला में मिलता है? तो ये नागर में मिलता है या बेसर में मिलता है या गांधार कला में मिलता है? किसमें मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधार कला में। गांधार कला में जो है वो हेलेनिक्स आर्ट का उदाहरण मिलता है। हेलेनिक्स आर्ट एक टाइप का आर्ट है जो दीवारों में लोग मतलब जो बनाते हैं ना, वास्तुकला है ये। ठीक है, जैसे घर देखिएगा किसी का चौड़ा टाइप का रहेगा, किसी का धीरे धीरे ऐसे उठा हुआ है, फिर वहाँ पे छत बना हुआ है, ऐसे करके कोई छत बनाता है। तो इस टाइप से जितने भी कला है, ठीक है, उसके अंदर एक आता है गांधार कला, एक नागर, एक बेसर, इस टाइप का कलाएं हैं। तो गांधार कला में हेलेनिक्स आर्ट मिलता है जो सबसे पहले हिंद यूनानी में भारत लेकर आया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मध्य एशिया के चारागाह की खोज में आए शकों के पहला राजा कौन था? ये शक जो है वो मध्य एशिया से आए थे। अभी हिंद यूनानी का काम खत्म हो गया, उतना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछे गए हैं। वो सारे क्वेश्चन हमने डाला है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मध्य एशिया से चारागाह की खोज में आए शकों का पहला राजा जो है, अब शक साम्राज्य में आ गए हैं, तो शक का पहला राजा कौन था? माओ कटफिसस, कजलू कटफिसस, इनमें से कोई नहीं। इससे क्वेश्चन बनता है कि शक भारत किस लिए आए थे? तो चारागाह की खोज में आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और उसका पहला राजा कौन है? तो पहला राजा माओ हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर है आंसर ए, माओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, उज्जैन के एक स्थायी राजा ने शकों को पराजित कर दिया।
उज्जैन का एक राजा था, ठीक है, एक स्थानीय राजा, मतलब जो बोल सकते हैं कि छोटा छोटा कबीला में भी एक राजा हुआ करता था, या तो कुछ सामंत टाइप का बोल सकते हैं, राजा के अंदर कुछ सामंत काम करते, तो उसी टाइप का एक सामंत राजा था। जैसे कृष्ण के पिताजी भी एक सामंत थे भगवान कृष्ण के, ठीक है। इस तरह से मतलब वो राजा नहीं थे, सामंत थे, लेकिन उसे गांव के लोग राजा ही कहते थे, तो उसे ही स्थानीय राजा कहा जाता है। तो स्थानीय राजा जो थे उन्होंने शक को हरा दिया और खदेड़ कर बाहर फेंक दिया। मतलब शक में बहुत ज़्यादा अच्छा राजा नहीं हुआ, एक माओ थोड़ा सा ठीक ठाक राजा था, एक और राजा का नाम आएगा आगे, रुद्रदमन प्रथम, वो अच्छा था, बाकी शक में कोई राजा नहीं हुआ था। एक्चुअली वो लोग आए थे चारागाह की खोज में, जैसे भेड़ वगैरह बकरी वगैरह चलाते हुए लोग आते हैं ना, तो पूरा कबीला आ गया था, ठीक है। और उन लोगों में से एक अच्छा सा लड़का पैदा हुआ जो अपने आप को राजा बना दिया, तो उन्हीं में से ये लोग एक थे। तो उसे खदेड़ कर एक स्थानीय राजा ने भगा दिया, ठीक है, और उन्होंने एक उपाधि ली। क्या उपाधि ली? तो विक्रमादित्य की उपाधि, यानी कि उस राजा को विक्रमादित्य की उपाधि मिली, और उसी दिन से विक्रमादित्य का उपाधि जो है वो लोगों ने अपने ऊपर लेने लगे। जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, गुप्त डायनेस्टी हम लोग पढ़ाएंगे, गुप्त एम्पायर, उसमें पढ़ाएंगे, चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, तो वो भी विक्रमादित्य था, ठीक है। तो उसका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि विक्रमादित्य का जो उपाधि है, ठीक है, उसी समय से लोगों ने शुरू कर दिया। तो इसका क्वेश्चन बन सकता है कि जो है विक्रमादित्य की उपाधि कब से शुरू हुआ? तो जब से उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शक को खदेड़कर बाहर कर दिया, यानी कि पराजित कर दिया। तो उज्जैन के एक राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 ईस्वी पूर्व उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित कर बाहर खदेड़ दिया, यानी कि जब से 0 AD शुरू हुआ, ठीक है, जो हम लोगों का इंग्लिश कैलेंडर है उसमें 0 AD शुरू हुआ, उससे 58 ईस्वी पहले की बात है, ठीक है। ये जो विक्रमादित्य ने कारनामा किया था शकों को पराजित करना और बाहर खदेड़ना, ये काम किया था 58 ईस्वी पूर्व। तो अगर ये भी पूछा जाए कि विक्रमादित्य की उपाधि कब से शुरू हो गया, तो 58 ईस्वी पूर्व से। और उन्होंने जब शकों से जीता तो एक संवत चलाया, उस संवत का नाम क्या था? शक संवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत, तीनों में से इसका आंसर हो जाएगा आपका विक्रम संवत, ठीक है। यानी कि विक्रमादित्य की उपाधि ली और विक्रम संवत स्टार्ट किया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है शकों का सबसे प्रतापी राजा या शासक कौन था? यानी कि शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? उन्होंने 130 से 150 तक राज किया। शकों का एक सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा हुआ जिन्होंने 130 से 150 ईस्वी तक राज किया, यानी कि इन्होंने 20 वर्ष तक राज किया। तो वो कौन था? ऑप्शन है माओ, रुद्रदामन प्रथम, कनिष्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम। आपका आंसर है रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम एक ऐसा राजा था जिन्होंने 20 साल तक राज किया। बाकी शक में राजा हुआ करते थे जो 10 साल किया, 15 साल किया, 8 साल किया, 7 साल किया, और अयोग्य राजा हुए, ठीक है। तो रुद्रदमन प्रथम हो जाएगा इसका आंसर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है रुद्रदमन प्रथम ने मौर्यों के द्वारा निर्मित किस झील का जीर्णोद्धार किया? इन्होंने एक झील का जीर्णोद्धार किया। जीर्णोद्धार मतलब जैसे एक टूट फूट गया है, उसमें सीढ़ी लगाए तो टूट गया है, पानी नहीं रह रहा है, कहीं पे जो मेड़ जो बनता है, झील जो घेरा हुआ रहता है पानी, वो वाला टूट गया है, तो पेड़ पौधा लगाए तो खत्म हो गया, तो उसे जीर्णोद्धार मतलब होता है फिर से चमचमाना, मतलब चकाचक कर देना, अच्छा कर देना। तो रुद्रदामन प्रथम ने किया था। तो वही बोलता है कि एक झील था जो मौर्यों ने बनाया था। तो मौर्यों ने किस झील को बनाया था जिसे रुद्रदमन प्रथम ने जीर्णोद्धार किया? तो उसका आंसर आपके सामने है, सुदर्शन झील, रुद्र झील, फतेह सागर झील। इसका आंसर हो जाएगा ए, सुदर्शन झील, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। किस क्षत्रप राजा ने संस्कृत का पहला अभिलेख गिरनार अभिलेख बनवाया था? क्षत्रप राजा किसे कहा जाता है? तो शक खुद को क्षत्रप कहते थे, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा राजा खुद को क्षत्रप कहते थे, तो शक खुद को क्षत्रप कहते थे, ठीक है। तो क्षत्रपों में से कौन सा ऐसा राजा था जिन्होंने संस्कृत का पहला अभिलेख, जिसका नाम है गिरनार अभिलेख, बनवाया था? यानी कि कौन सा ऐसा राजा था जिसने गिरनार अभिलेख बनवाया? कौन सा ऐसा राजा था जिसने अपने अभिलेख में संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया? तो वो था रुद्रदामन प्रथम, ठीक है। इससे पहले जितने भी अभिलेख हुए, चाहे वो अशोक ने लिखाए हो, चाहे कोई भी राजा अभिलेख बनवाता था, तो वो या तो पाली भाषा में होता था या तो ब्रह्मी लिपि में होता था, ठीक है। लेकिन इन्होंने संस्कृत में गिरनार अभिलेख को लिखवाया। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि गिरनार अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है किस राजा ने संस्कृत का पहला अभिलेख गिरनार अभिलेख बनवाया? तो रुद्रदमन प्रथम ने, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है शासकों के बाद आए ईरान मूल के पार्थियाई को ही पहलव कहा जाता है, ठीक है। तो वो लोग कहाँ से आए थे? तो ईरान से आए थे, ये भी याद रखना है। कहाँ से आए थे? शकों के बाद पहलव आया, पार्थियाई आया, वो कहाँ से आया? तो ईरान से आया, ठीक है। और ईरान का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था?
ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और कौन सा राजा था जिसके शासनकाल में टॉमस ईसाई धर्म के प्रचार करने भारत आया था? तो टॉमस नाम का एक ईसाई भारत आ गया था धर्म के प्रचार करने के लिए, वो था गोंडोफनिर्स, एक राजा था पहलव वंश का सबसे प्रतापी राजा। और एक ही राजा के बारे में अगर पहलव या पार्थियाई वंश से कुछ पूछेगा, पार्थियाई राजा से, तो वो गोंडोफनिर्स के बारे में पूछेगा कि किस राजा के शासनकाल में जो है वो टॉमस नाम का ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए, ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए भारत आया था, तो गोंडोफनिर्स हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गोंडोफनिर्स के शासनकाल में कौन सा ईसाई जो है वो ईसाई धर्म की प्रचार करने के लिए भारत आया था? तो ये भी हो जाएगा टॉमस। देखिए लिखा हुआ टॉमस ईसाई। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहलव के बाद भारत आई यूची या तोखरी नामक कबीला किस नाम से प्रसिद्ध था? ये सब कबीला था। ठीक है, और ये सब कबीला जो है वो उधर कुछ और कहा जाता था, मध्य एशिया में कुछ और कहा जाता था, भारत आया तो अपना नाम कुछ और ही रख लिया। जैसे देखेंगे कि कुषाणों ने खुद को देवपुत्र कहते थे, तो ये सब यहाँ आके नाम बदल लेते थे। जब राजा बनता है, जब लोग उन्नति करता है तो अपना नाम अलग कर लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुषाण, क्योंकि पहलव के बाद कुषाण आया और कुषाण खुद को यूची या तोखरी कहते थे, यानी कि पहले ही लोग को मध्य एशिया में यूची कहते थे। क्या कहा जाता था? कुषाणों को यूची। तो इसका आंसर हो जाएगा कुषाण। ठीक है, पहलव के बाद भारत आए यूची और तोखरी नामक कबीला किस नाम से प्रसिद्ध है? तो कुषाण के नाम से भी जानते हैं हम लोग। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कजलू कटफिसस, कनिष्क या वासुदेव? देखिए कजलू कटफिसस संस्थापक है, कनिष्क सबसे प्रतापी राजा है कुषाण वंश का, और वासुदेव कुषाण वंश का सबसे अंतिम शासक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कजलू कटफिसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाणों की राजधानी कहाँ थी? कुषाण जब आए राजा बना, पहले कबीला था, कबीला से एक राजा बना, दूसरे राजा से लड़ के युद्ध किया होगा, अपना राज्य बनाया होगा, तो उन्होंने राजधानी बनाई होगी। तो राजधानी कहाँ बनाया? तो सबसे पहले पेशावर में बनाया और फिर मथुरा में बनाया। ठीक है, तो ये दोनों आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो पहला राजधानी पेशावर था और दूसरी राजधानी मथुरा थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुषाणों की राजधानी कहाँ थी? तो कुषाणों का जो राजधानी है वो दोनों था, पेशावर मथुरा। कुषाणों के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क ने गद्दी पर बैठने के समय कौन सा संवत चलाया जिसका प्रयोग भारत सरकार करता है? कुषाण जब गद्दी पर बैठा, ठीक है, तो उन्होंने एक संवत चलाया और उस संवत को भारत सरकार अभी मानता है। उस संवत का नाम क्या है? ऑप्शन है शक संवत, विक्रम संवत, कनिष्क संवत। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शक संवत। देखिए ये आंसर है शक संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन यानी कि कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति हुई। कनिष्क के दरबार में चौथी बौद्ध संगीति हुई, मतलब दरबार जब उसका शासनकाल था तो कश्मीर में, जिसका एक जगह है कुंडलवन, वहाँ पे बौद्ध का चौथा संगीति हुआ। ठीक है, और जो है उसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है कि कनिष्क ने बौद्ध संगीति तो करवाया, तो जरूर है कि वो बौद्ध धर्म के अनुयायी होंगे। अगर वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं तो बौद्ध धर्म में दो प्रकार का संप्रदाय है, एक हीनयान, एक महायान। ठीक है, तो कौन से संप्रदाय के अनुयायी ये थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा महायान। ठीक है, कनिष्क जो है वो महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? अगर सोने के सिक्के पहले भी जारी हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा शुद्ध, इतना शुद्ध बोला जाता है कि जो गुप्त काल में जो सोने के सिक्के बनाए गए हैं उससे भी ज्यादा शुद्ध सिक्के कुषाण वंश में बनाए गए थे, और वो भी कनिष्क के काल में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कुषाण। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हरा दिया था? कनिष्क को एक चीनी जनरल ने हरा दिया था। ठीक है, क्योंकि कनिष्क उसकी बेटी से शादी करना चाहता था। उस समय कनिष्क का राज चाइना में भी था। चाइना में फैला हुआ कुछ क्षेत्र जो है वो उसकी राज्य था। कहा जाता है कि कनिष्क का जो घोड़ा है वो 7 समुद्र का पानी पीता था, 3 तो भारत में ही था। कहने का मतलब है कि एक कहावत है, क्योंकि चाइना सी तक उसकी राज्य था। चीन सागर जो है, चीन के उस पार जो है सो चाइना सी है, चीन सागर है, और वहाँ तक कुषाण वंश यानी कनिष्क का शासनकाल था। तो वहाँ पे एक लड़की पसंद आ गया होगा कनिष्क को, एक चीनी जनरल था, उसकी बेटी थी, उससे शादी करना चाहता था कनिष्क। लेकिन जो चीनी जनरल था उन्होंने बोला कि हम तुमसे शादी नहीं कराएंगे, क्योंकि तुम्हारा न जात पता है हमें, ना कुछ। ऐसे भी अमूमन लड़कियों के बाप यही बोलते हैं कि ना तुम्हारा जात पता है, न कहाँ से आया हो, कुछ नहीं पता है, तो शादी कैसे करा दे। तो कनिष्क जो है वो उससे युद्ध किए और कनिष्क लास्ट में हार गया। ठीक है, और बेटी के बाप की विजय हुई। तो उस बेटी के बाप का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा पेंचाओ। आंसर बी, पेंचाओ। पेंचाओ नाम का एक चीनी जनरल था जिसने कनिष्क को हरा दिया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कनिष्क के राजवैद्य चरक के किस रचना को भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है? यानी कि भारतीय चिकित्सा शास्त्र जो अभी हम लोग देखते हैं, जिससे हम लोगों की इलाज होती है, चिकित्सा का जितने भी रूल्स हैं, थ्योरीज हैं, थ्योरम, सिद्धांत जो है, उसका विश्वकोश कहा जाता है किसे? तो चरक के द्वारा लिखी गई एक रचना है। ठीक है, उस रचना का क्या नाम है?
चरक एक वैद्य था, इतना बड़ा वैद्य था कि कहा जाता है कि अगर कोई पेड़ आधा मर गया है तो उसे जिंदा कर देता था, या कोई आदमी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से घायल है तो उसे ठीक कर देता था, इतना बड़ा वैद्य था चरक। और चरक किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में। यानी कि कनिष्क इतना प्रतापी राजा था कि ऐसे ऐसे महानुभव और विभूति उसके दरबार में रहते थे। नागार्जुन, जिसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, वो भी कनिष्क के ही दरबार में रहते थे। ठीक है, तो चरक ने एक बुक लिखा है, उस बुक का नाम क्या है? ऑप्शन है चरक संहिता, चरक संवाद, तीसरा है चरक शब्दावली। तो इसका आंसर हो जाएगा चरक संहिता। आंसर ए चरक संहिता। चरक संहिता में चरक ने ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल्स, ऐसे ऐसे थ्योरम डाल के रखे हैं, ठीक है, कि अभी भी वर्ल्ड का जितना भी मतलब जो हमारा डॉक्टर वगैरह जो यूज करता है, सारा थ्योरी उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसे चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वसुमित्र, पारश्व, नागार्जुन, महाचेत और संघरक्षक किसके दरबार में विभूति थे? यानी कि ये सब जो वसुमित्र हो गया, वसुमित्र कौन थे? तो वही बौद्ध का बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान था, बौद्ध धर्म का। पारश्व, नागार्जुन, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। महाचेत बहुत बड़ा ज्ञानी था। संघरक्ष, ये सब कनिष्क के दरबार के विभूतियाँ थे, रत्न थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क, यानी कि कनिष्क के दरबार के विभूतियाँ थे। अगला है, भारत का आइंस्टीन कहे जाने वाले नागार्जुन अपने किस पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत दिया है? सापेक्षता का सिद्धांत का जो अभी जो बोल सकते हैं उसको अथॉरिटी मिला हुआ है कि आइंस्टीन ने किया है। सापेक्षता का सिद्धांत जो दिया है वो आइंस्टीन ने दिया है, लेकिन आइंस्टीन से पहले भी भारत में एक साइंटिस्ट था हमारे यहाँ कनिष्क के दरबार में, जिसका नाम था नागार्जुन। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है, उसमें सापेक्षता का सिद्धांत लिखा है। ठीक है, जब अंग्रेज यहाँ से जा रहे थे तो सारी पुस्तकों को जला दिया या तो कुछ ले गया, और उसी से वो लोग बहुत बड़ा आदमी बन गए। ठीक है, जला दिया तो उन्हीं में से एक पुस्तक है जिसका नाम है माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र में जो है आइंस्टीन जो अभी थ्योरी जिसको कॉपीराइट मिला हुआ है आइंस्टीन को कि सापेक्षता का सिद्धांत उसने दिया है, उसने नहीं दिया है, हमारे भारत के एक साइंटिस्ट था नागार्जुन जो कनिष्क के दरबार में रहते थे, उन्होंने दिया है ये माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छा थोड़ा सा बात कर लें सापेक्षता का सिद्धांत के बारे में। तो सापेक्षता का सिद्धांत ये है कि जब कंपेयर करेंगे ना, कि जब आपके पास दुख जरा भी नहीं है, तो अगर आपको खाना मिल रहा है दाल चावल, तो आपको लगेगा कि नहीं हमें दाल चावल अच्छा नहीं है, ठीक है, रसगुल्ला खाना चाहिए। ये है सापेक्षता का सिद्धांत, कंपेयर कर रहे हैं। और जब सूखा रोटी भी नहीं मिल रहा है तो आपको लगेगा कि नहीं दाल चावल अच्छा है, तो ये सापेक्षता का सिद्धांत है। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत में आइंस्टीन ने क्या कहा? आइंस्टीन ने कहा कि अगर आप बाहर बैठे हो तो आपको गर्मी लगेगी, ठीक है, लेकिन आप अगर चूल्हा के पास बैठ जाइए, चूल्हा के पास जहाँ पे आग जलते रहता है, और वहाँ से उठ के और बाहर जाइए जहाँ पे आपको पहले गर्मी लग रहा था वहाँ पे ठंडा लगेगा। मतलब कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, कि जब बहुत ज़्यादा दुख है तो कम दुख वाला अच्छा लगेगा, और जब कम दुख है तो जहाँ दुख है ही नहीं वो अच्छा लगेगा। ये है कंपेरिजन, सापेक्षता का सिद्धांत। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। ये था माध्यमिक सूत्र, इसका आंसर जो नागार्जुन ने लिखा है। नेक्स्ट है, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव, हमने बताया था, इसका आंसर हो जाएगा वासुदेव। अगला है, कुषाण वंश राजाओं को, यानी कि कुषाण वंश के जो राजा थे उसे देवपुत्र की उपाधि किनसे मिला था? यानी कि देवपुत्र कहा है उन्हें, किसने कहा है? तो चीनियों ने कहा। ठीक है, चीनियों ने उसे देवपुत्र कहा क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा क्षेत्र जीत लिया था, बहुत बड़ा क्षेत्र जीत लिया था, तो उन लोगों को लगा कि ये भगवान के बेटे हैं ये। ठीक है, और देवपुत्र की उपाधि दे दी कुषाणों को। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, गांधार एवं मथुरा शैली कुषाणों ने विकसित किया था। कुषाणों ने गांधार और मथुरा शैली को विकसित किया। गांधार कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कहाँ है? यानी कि गांधार कला जहाँ पे बहुत ज़्यादा चर्चित है, अभी भी है, वो स्थान कौन सा है? नालंदा, तक्षशिला, कश्मीर। यानी कि जो है तक्षशिला एक ऐसा जगह था जहाँ पे गांधार कला बहुत ज़्यादा विस्तृत था, विख्यात था, यानी कि प्रसिद्ध है वो स्थान गांधार कला के लिए, अभी पाकिस्तान में आता है ये तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार एवं मथुरा शैली, वही आंसर तक्षशिला हो जाएगा। रेशम बनाने की तकनीक की आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। चीन से भारत के लिए रेशम मार्ग का आरंभ किसने किया? चीन से भारत के लिए जो रेशम मार्ग का जो आरंभ है वो किसने किया? इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि रेशम बनाने की टेक्निक जो है ये कला तकनीकी सबसे पहले कहाँ पे शुरू हुआ? तो चाइना में हुआ। चीन में सबसे पहले रेशम बनाया गया, और वहाँ से रेशम लेकर आने की जो रास्ता बनाई है अभी, जिसे रेशम मार्ग के नाम से वो प्रसिद्ध है, चाइना से भारत आने का एक रास्ता है, किसने बनवाया था? तो कनिष्क ने। ठीक है, उस रास्ते का आरंभ कनिष्क ने किया था, क्योंकि ये लोग उधर से ही आए थे तो रास्ता ये लोग को दिखा हुआ है। ठीक है, दर्रा को होकर जाता है कश्मीर से,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेशम बनाने की तकनीक का आंसर हो जाएगा भाई कनिष्क के काल में साटक नामक विशेष प्रकार का वस्त्र का निर्माण होता था। एक स्पेशल टाइप का कपड़ा बनाया जाता था जिसका नाम साटक था। उसका केंद्र कहाँ पे था? तो मथुरा में था। मथुरा में उसका केंद्र था साटक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला का हुआ है। वास्तुकला मतलब घर बनाना, बिल्डिंग बनाना, मंदिर बनाना, पिलर बनाना, जो मिस्त्री लोग करता है ना काम, उसी को वास्तुकला कहते हैं। मकबरे बनाना, चबूतरा अच्छा अच्छा बना देना, किसी टाइप का अभिलेख अच्छे से उकेर देना, ये सब वास्तुकला है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वास्तुकला ही उस समय विकसित हुआ कुषाणों के समय। हम लोग बोलते हैं कि सोना का सिक्का ढाला, शुद्ध सोना तो ढाला ही, लेकिन सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ वो किसका हुआ? तो उस समय हुआ वास्तुकला का। ठीक है, तो वास्तुकला का उदाहरण कौन सा है जो जिससे पता चले कि बहुत ही अच्छा वास्तुकला उस समय आ गया था? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बना दिया था उन लोगों ने। प्रतिमा बनाना मतलब उस समय की बात है, 100 से पहले, यानी कि 0 से 100 के बीच की जो टाइम है वो उस समय जो है 58 में कनिष्क बना था। तो वो उस समय मूर्ति बना दिया उन लोगों ने। तो मैं कहने का मतलब है कि वास्तुकला चरम सीमा पर, मतलब उस समय के टाइम में बहुत अच्छा था। अभी तो हम लोग बहुत सारे टाइल्स लगाते हैं, मार्बल्स लगाते हैं, उस समय भी लगाते हैं। और बुद्ध की प्रतिमा जो उस समय खड़ी प्रतिमा है अभी तक है। ठीक है, अफगानिस्तान में बना था, अब उसकी अवशेष थोड़ा सा टूट रहा है, लेकिन बुद्ध की प्रतिमा उन्होंने खड़ी प्रतिमा बना दिया था। बौद्ध धर्म महायान के मतलब अनुयायी थे कनिष्क, उन्होंने बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाया। तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की मृत्यु कब हो गई? कनिष्क की मृत्यु हो गई 102 ईस्वी में। ठीक है, 102 ईस्वी में कनिष्क की मृत्यु हो गई। और उसके बाद कनिष्क कुषाण वंश में वैसा कोई शासक नहीं हुआ। उसका एक अंतिम शासक वासुदेव था, वो थोड़ा मोड़ा अच्छा राजा था, उसके बाद नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा 102। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुषाण कालीन मूर्तियाँ कहाँ संग्रहित हैं? तो कुषाण काल की जो मूर्ति है वो अभी किस संग्रहालय में? ऑप्शन है मथुरा संग्रहालय, पटना संग्रहालय, दिल्ली संग्रहालय, कोलकाता संग्रहालय। ठीक है, तो मथुरा जो है उसकी राजधानी थी, इसलिए मथुरा संग्रहालय में कुषाण काल की जो मूर्तियां हैं वो अभी भी संग्रहित है। ठीक है, तो ये था भारत में यवन शासक का साम्राज्य। उसमें से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने, चाहे वो कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, SSC GT का कर रहे हो, चाहे वो CTET का कर रहे हो, चाहे वो SSC का कर रहे हो, किसी टाइप का तैयारी कर रहे हो, बेसिक यही है, इन्हीं चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर इसमें भी आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन आपके मन में बन रहा है कि ये क्वेश्चन आपने नहीं बताया, तो उसे कमेंट करें, अगले वीडियो में उसे हम बता देंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, ताकि जो है वो आपको सारा वीडियो आसानी से मिलता है। ठीक है, और मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें चैनल पर। टाटा बाय बाय।